हेलो स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक स्टार्ट किया था और उसमें डेविएशन के केसेस देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बारे में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और इमेज किसको बोलेंगे, डिफाइन करते हैं उसको। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट। बेटा जो इंसिडेंस रेज हैं जिस ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रहा होगा, जिस भी जगह से निकल के आ रही है। और यहां हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, रेज हमेशा हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे सारी रेज निकल रही होंगी, जितनी भी रेज वहां पर पहुंच रही हैं वो सारी इस ऑब्जेक्ट से निकल रही होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट एक वो पॉइंट है जहां इंसिडेंस रेज जो हैं वो एक जगह मिलती हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रेज, ये मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ it is the point of intersection of the incident rays, ठीक है। इसमें दो बातें होती हैं, एक है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेटा जो ये इंसिडेंट रेज हैं ये यदि एक्चुअल में काट रही है, ठीक है, तो एक्चुअल में यदि रियल में ऐसे रेज एक पॉइंट पे काट रही हैं तो उसको रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे केस भी बनते हैं जिसमें रियल में नहीं काटती, लेकिन यदि उन सारी रेज को एक्सटेंड करो तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे काट सकती थी, उस केस में उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसमें रियल ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे if incident rays intersect in real, if incident rays intersect in real, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल में लिख देंगे if incident rays do not intersect really but on extending these lines, these rays, on extending these rays it appears to intersect, ठीक है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूं। एग्जाम्पल लेने से पहले अपन एक काम करते हैं, इमेज की डेफिनेशन भी साथ साथ देख लेते हैं, फिर दोनों का साथ में एग्जाम्पल लेंगे। इमेज की डेफिनेशन बेटा जैसे ऑब्जेक्ट के लिए थी इंसिडेंट रेज, इमेज होगी या तो रिफ्लेक्शन हुआ होगा या रिफ्रैक्शन हुआ होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में जो रेज बनती हैं वो रेज यदि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो रियल इमेज बनती है, और यदि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो इसमें लिखेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्शन के कारण भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन के कारण भी, ठीक है। इफ these rays intersect in real, then it will be real image, and if it appear to intersect
if it appear to intersect, then that will be virtual image. अब देखो इसका एग्जांपल हम देखेंगे प्लेन मिरर वाला। तो इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के बारे में सब जानते होंगे वैसे, तो फिर बता देता हूं। ये प्लेन सरफेस है, इसकी एक तरफ को हमने पॉलिश किया हुआ है। जिस साइड को पॉलिश किया हुआ है ये साइड रिफ्लेक्शन नहीं करती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो दूसरी साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। एक ऑब्जेक्ट यदि रियल में यहां रखा हुआ है तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इससे रेज निकल रही होंगी ऐसे, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ऐसे। देखो ये इंसिडेंट रेज है। अब बेटा किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत होती है। वो इसलिए नॉन पैरेलल होनी चाहिए। 2 रेज की इसलिए जरूरत होती है बेटा, वो एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी हम तब कह देंगे ये ऑब्जेक्ट या इमेज है। 2 से ज्यादा हो तो वो भी वही इंटरसेक्ट करेंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो इंसिडेंट रेज हो गई, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब यदि बात करें इमेज की, तो यहां से इनका रिफ्लेक्शन होगा। जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आ रही है वो इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, और जो कुछ एंगल पे आ रही है ऐसे ये इतना ही एंगल बनाती हुई इधर लौट जाएगी, ऐसे ये इधर लौट जाएगी। ये रेज जो है ये हो गई रिफ्लेक्टिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखो ये वाली रेज क्या इधर जाएगी, ये इधर जाएगी और ये सीधी जाएगी। क्या एक्चुअली ये कहीं काटेंगी? कहीं इंटरसेक्ट एक्चुअल में नहीं करेंगी। इसका मतलब रियल इमेज नहीं बनने वाली। लेकिन यदि इन सभी रेज को ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ऐसे ध्यान से देखो, इनको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया हमने, ऐसे ये यहां इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, तो ये इमेज बन जाए। और क्या ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, तो ये बनेगी वर्चुअल इमेज। इसका मतलब एक प्लेन मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता होगा उसकी बात करते हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। सोचो दूर से कुछ रेज ऐसी आ रही हैं जो कन्वर्जिंग बीम आ रहा है। रेज जो आ रही है वो कन्वर्ज होती हुई आ रही है, कुछ ऐसे। ऐसे रेज आ रही हैं, ऐसे कन्वर्ज होती हुई। और भी रेज होंगी, लेकिन क्या ये एक्चुअल में ऐसे काट रही होंगी? पीछे पीछे तो हमेशा डाइवर्ज ही हो रही है, कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही। इसके इधर ये रेज जा ही नहीं रही क्योंकि बीच में प्लेन मिरर आ गया। इसका मतलब ये रियल में तो नहीं काट रही, लेकिन यदि इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ा दो ऐसे, तो ये यहां इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, अपीयर हो रही है। और इंसिडेंट रेज है इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। ये जो रेज है इंसिडेंट रेज है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इनका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो इधर जाएगी
और ये इधर जाएगी, तो ये इमेज बन जाएगी। ये एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद तो वो इमेज बन गई। और ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। इसका मतलब यदि कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी रियल इमेज प्लेन मिरर बना देगा। ये बात समझ में आई? तो यहां से समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन क्या है। इसको लिखो, फिर इसमें थोड़ा सा और आगे देखेंगे। बना लिया होगा बेटा? देखो बेटा, ये एक प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से डी डिस्टेंस, डी ओ डिस्टेंस पे दो रेज बनाता हूं इमेज बनाने के लिए। एक सीधी डालो ऐसे, तो ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। एक यहां से किसी एंगल पे ले लो, ऐसे किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी, ये यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये रेज ऐसे चली जाएगी। अब इसकी इमेज बनाने के लिए बेटा इसको एक्सटेंड कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, यहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये इमेज बन गई। ये जो डिस्टेंस है इसको डी आई बोल दिया, ठीक है। ये ओ, ये आई, इसको मैंने बोल दिया सपोज पी, या एक काम करते हैं, इसको एम बोल दिया और इसको एन बोल दिया, नाम दे दिया इनको, बस ट्रायंगल बना दिए दो। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इसके साथ ये एंगल भी आई हो जाएगा, और ये यहां जेड फॉर्मेशन होगा तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ एन एम एंड आई एन एम, ये दो ट्राइंगल हो गए। जो एन एम है वो तो कॉमन है, और एंगल ओ एन एम जो है वो बराबर है एंगल आई एन एम के और 90 डिग्री का, और एंगल एम ओ एन बराबर है एंगल एम आई एन के, इंसिडेंट एंगल के। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल हो गए आई एन एम के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि डी ओ जो होगा वो डी आई के इक्वल होगा। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होंगे। यदि प्लेन मिरर से 3 मीटर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज 3 मीटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगी। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसी बेसिक सी बात है, प्लेन मिरर के बारे में सभी को पता भी होगा, इसको प्रूव भी कर लिया करना। लिख लो बेटा, लिख लिया होगा। जैसे बेटा ये कोई मिरर है, मेरे को इस एरो का इमेज बनाना है, तो देखो ये इसका हेड है। जब भी इमेज बनानी है किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो मिरर वाली जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, यहां एरो बनेगा।
ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, जितना ये उतना ये इधर की तरफ आएगा, कुछ ऐसे मतलब, ठीक है। बराबर बराबर डिस्टेंस पे ऐसे इमेज बन जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस लाइन की इमेज ये बनेगी, इस लाइन की इमेज ऐसी बनेगी, और ये इस लाइन की ऐसी बनेगी। ठीक है, इमेज बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें, देखो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, जैसे ये कोई मिरर है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां, इसकी इमेज कहां बनेगी? ऐसे, यहां नहीं बेटा, यहां नहीं। ऐसे केस में क्या करना है तुम्हें, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, नहीं है तो क्या हुआ, एक्सटेंड कर दो इसी के पैरेलल, ऐसे इसके परपेंडिकुलर डालो, इतना ही डिस्टेंस इधर आओ, यहां, यहां इमेज बनेगी। मिरर कितना ही छोटा हो, कितनी ही दूर हो, इमेज तो यही बनेगी। इस मिरर को इधर उधर मूवमेंट भी करा लो इसी डायरेक्शन में, इमेज यही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखनी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बनेगी इमेज। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। ये होगा इमेज। एक चीज होती है फील्ड ऑफ व्यू। देखो, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे ये कोई मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने रीजन से देखा जा सकता है, वो इसका फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने रीजन से देख सकते हैं, वो इसका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। उस केस में क्या करो, देखो यहां से इधर आएगी लाइट, इधर जाएगी, एक्सट्रीम एजेज पर यदि मैं लाइट डालूंगा, यहां से कोई रेज आएगी, तो वो इसका रिफ्लेक्शन होके इधर जाएगी, और यहां से यदि जाएगी तो ये इधर जाएगी। तो ये जो रीजन आ गया, ये वाला रीजन, ये फील्ड ऑफ व्यू आ गया इस ऑब्जेक्ट का। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस मिरर में इतने रीजन से देखा जा सकता है, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, इतने रीजन में रखी कोई ऑब्जेक्ट को इतने रीजन में पॉइंट ओ से बैठ के इस मिरर में देखा जा सकता है। मतलब इतने रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को इस मिरर में हम यहां बैठ के देख सकते हैं। ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, वो क्या, पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बना लो, बना लिया, अब इस वाले पॉइंट से इसको दिखाना है, यहां मैक्सिमम ये है इधर से, और मैक्सिमम ये है इधर से। मतलब पहले इमेज बना लो और उस पॉइंट को इसके एज से मिला दो, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। जैसे ये मिरर है, यहां से देखना है, तो पहले इसकी इमेज बना ली, ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ऐसे, ये इमेज बना दी, और यहां से इधर, इधर,
ये जो है फील्ड ऑफ व्यू है। यदि यहां से भी डालते तो ऐसा ही होता। ठीक है, वही बात है। तो सीधा यहां से बना सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू इससे बन जाएगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस रीजन से देख सकते हैं, या इस रीजन में रखी वस्तु ऑब्जेक्ट को यहां से इसकी इमेज देखी जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक मिरर है बेटा, ये एल लेंथ का मिरर है, यहां से ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से सपोज एल डिस्टेंस पे रखा है, या ये कोई पॉइंट है, ये कोई पाथ है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक है, इधर भी इनफाइनाइट तक है, यहां से 2l डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड लेंथ ऑफ पाथ that can be seen into the mirror from point O। ये बताना है कितने लेंथ को हम पॉइंट O से देख सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे। ये मिरर है, यहां से ये O है, सिमेट्रिक नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता, मुझे नहीं दिया। इसकी इमेज बना लो, ये बन गई। ये L है तो ये भी क्या होगा, L। ये पाथ है, ठीक है, ऐसे 2l डिस्टेंस पे है, यहां से इस 2l को थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं, यहां से इस मिरर से मिला दें इसको, और यहां से इधर से मिला दें इसको। ठीक है, ऐसे मिला दिया। ये M है, ये N है, ये I है, इसको मैंने बोल दिया PQ। तो दो ट्राइंगल बन गए, देखना, एक ये छोटा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल। इनके लिए इस एंगल के लिए tan थीटा लगाओगे बेटा, इन ट्राइंगल MIN एंड PIN, इन दोनों में एक छोटा है और एक बड़ा है। ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो जब ये एंगल कॉमन होता है तो उस केस में क्या करते हैं बेटा, इस एंगल के सामने की साइड लेंथ और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का रेशियो, सामने की साइड लेंथ और ये रेशियो के इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं MN डिवाइड बाई ये डिस्टेंस L विल बी इक्वल टू PQ डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस आएगी ये 2L और ये L 3L हो जाएगी। ये tan थीटा है बेटा। तो यहां से PQ जो आ जाएगा, MN तो L के इक्वल है, L अपॉन L इंटू 3L, तो PQ विल बी इक्वल टू 3L। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां है, ये एंगल इक्वल करना है। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया, ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, इसको दो पार्ट में तोड़ लो। एक ट्राइंगल ये ले लो और एक ट्राइंगल ये ले लो।
दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। देखो ये वाला ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं कहूंगा इस थीटा के लिए tan थीटा क्या होगा, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, m और ये पॉइंट का रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा ये अपॉन ये। तो यहां से ये लेंथ तो मान लेना कुछ है x, तो ये आ जाएगी। ऐसे ही ये बच जाएगी l माइनस एक्स, ये ट्राइंगल ले लो, ये आ जाएगी। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, x गायब हो जाएगा, अपने आप 3l आ जाएगा। या फिर ध्यान रखना आगे से जब भी ऐसे दो ट्राइंगल बनते हैं तो उस केस में ये एंगल यदि कॉमन है तो इसके सामने की साइड लेंथ डिवाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी ये सामने की साइड लेंथ डिवाइड बाय ये परपेंडिकुलर। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। लिख लिया होगा। इसके बाद देखो कुछ आते हैं क्वेश्चन मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर वाले। कितने मिनिमम लेंथ के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड to see the complete image of a man by himself given that mirror is placed parallel to the man, length of the man, mirror is placed parallel to the length of the या height of the man, पैरेलल है, ऐसे किसी एंगल पे नहीं रखा है, तब तो फिर कुछ भी हो जाएगा। मतलब बेटा ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये मैन है। अब तुम कहोगे इतना बड़ा सर, कोई बात नहीं, मान लो ये इसकी आंख है। कहोगे यहां कहां आंख आती है, थोड़ा ऊपर ले लो। अब तुम कहोगे सर एक ही आंख क्यों है? अरे बेटा एक्चुअल में ये ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे मुंह करके, तो एक आंख इधर वाली तुम्हें दिख रही है, इधर वाली नहीं दिख रही, वो अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो ये आंख है इसकी। यहां इसके सामने एक मिरर रख दिया हमने, बड़ा सा मिरर रख दिया। इसकी हाइट h है टोटल, लेकिन वो दो पार्ट में तोड़ देता हूं। एक ये हाइट है जो आंख से लेकर के सर तक की हाइट है, h1। एक ये हाइट है h2। टोटल हाइट h1 प्लस h2 हो जाएगी। पहले आप देखो, इसको दिखाना है मिनिमम कितनी साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, खुद को देख ले। इसके लिए देखो क्या करते हैं, हम इसको खुद को दिखाना है तो एक काम करते हैं, इसकी इमेज बनाते हैं और इस आदमी को इसकी इमेज दिखा देते हैं। तो पहले इसकी इमेज बना ली। मैंने कहा सपोज ये x डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज x इधर बन जाएगी, तो यहां से x इधर इसकी इमेज बना लो। बेटा थोड़ी छोटी बन जाए ऐसे देख लेना, बनेगी बराबर साइज की।
ठीक है, ये इमेज बन गई, हाइट वो सेम ही बनेगी, सेम हाइट की बनेगी इमेज। अब इस आंख को ये इमेज दिखा देते हैं, इसका सर दिखा दिया और इसकी टांग दिखा दी, ये है आंख वाली लेवल। ठीक है बेटा, ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2। वैसे तो देखो मैं यहां से दिखाना था तो सीधा मैं इस का फॉलो करता, एक छोटा ट्राइंगल ये और एक बड़ा ट्राइंगल ये, जो अभी बताया था वो कर सकता हूं। लेकिन यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, जो मैंने तुम्हें बताया था कैसे कर लेना। ध्यान से देखना, हमें ये लेंथ चाहिए, ये, ठीक है। इसको मैं तोड़ देता हूं दो में, ये वाली जो लेंथ है इसको y1 बोलता हूं, ये लेंथ है इसको y2 बोलता हूं। अब देखना, इस एंगल के लिए लिख रहा हूं मैं, इस ऊपर वाले एंगल के लिए दो ट्राइंगल हो गए, एक बड़ा और एक छोटा। ये डिस्टेंस x है तो ये टोटल डिस्टेंस होगी 2x। मैं लिखूंगा, इसको अल्फा बोल दूं, tan अल्फा इज इक्वल टू y1 अपॉन ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू h1 अपॉन 2x। x कैंसिल हो गया, y1 इज इक्वल टू आ गया h1/2। ऐसे ये एंगल बीटा, कहूंगा tan बीटा, यह आएगा y2 अपॉन x इज इक्वल टू h2 अपॉन 2x, ये टोटल बेस। तो यहां से y2 आ जाएगा h2/2। तो टोटल लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड वो आ जाएगी y1 प्लस y2, मतलब h1 प्लस h2/2, मतलब टोटल हाइट बाई 2। कितने मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, बात समझ पा रहे हो? मतलब एक आदमी को अपनी इमेज कंप्लीटली देखने के लिए अपनी हाइट के हाफ लेंथ की मिनिमम रिक्वायरमेंट, यदि मिरर को ऐसे रखा है, किसी एंगल पे रख के तो फिर वो तो फिर क्वेश्चन ही अलग हो गया। ऐसे सामने नॉर्मली तुमने देखा होगा दीवार के ऊपर जो मिरर लगाया जाता है घर में कंप्लीट इमेज देखने के लिए, वो लगभग 3 फीट के आसपास का मिरर लगाया जाता है, 3 फीट लेंथ होती है उसकी। उसका रीजन यही है बेटा, क्योंकि नॉर्मली हाइट आदमी की 6 फीट मान लेते हैं, तो 3 फीट की हाइट में उसको देखा जा सकता है। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि एक 3 फीट का मिरर है उसको कहीं भी ऐसे लगा दिया तुम कंप्लीट इमेज देख पाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इस मिरर का इतने पार्ट से वो देख रहा है, लेकिन इस पार्ट को भी एक रखने की फिक्स पोजीशन है। तुम ग्राउंड से इतनी हाइट पे रखोगे तभी इससे तुम अपनी इमेज पूरी देख पाओगे। यदि तुमने यहां ग्राउंड पे इसको रख दिया नीचे, फिर तो तुम इसकी अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाओगे। तो ये भी ध्यान रखना कि आदमी की हाइट का हाफ हाइट का मिरर है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको बताना पड़ेगा कि ग्राउंड से इतना ऊपर लगाओ ताकि हम देख सके। वरना देखो ऐसा थोड़ा मिरर को ग्राउंड पे ऐसे टच करके लगा देते हैं, उसको एक फिक्स लेंथ हाइट मेजर करके उसको लगाया जाता है, सेट किया जाता है, जिससे हम सही व्यू देख पाए। ठीक है, तो ये टोटल हाइट का हाफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, कई बार घुमा देता है। वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन सुनना, व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट इमेज ऑफ ए मैन ऑफ हाइट h given that mirror is placed parallel to the height of the man। ध्यान समझना, मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर पूछ लिया जिससे एक आदमी की कंप्लीट इमेज बनाई जा सके, और यही सिचुएशन में रख रखा है। तो इसका आंसर आएगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो इमेज पूरी ही बनेगी। देखो इसने ऐसा नहीं बोला कि वो खुद अपनी इमेज को देख रहा है, इसने बोला कि कंप्लीट इमेज बनानी है इसकी। बेटा यदि यहां ऐसे कोई आदमी खड़ा हुआ है
और एक छोटा सा मिरर, यहाँ एक सा मिरर, ये लो, यदि ये रख दिया तो जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस इधर जाके इस आदमी की इमेज जो बनेगी वो पूरी बनेगी, चाहे मिरर कितना ही छोटा क्यों ना हो। वो बात अलग है कि ये इसको देख नहीं पाएगा पूरी इमेज को, लेकिन बनेगी तो पूरी ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां तुम यदि इस मिरर के पास में ऐसे मुंह करके देखोगे तो कभी तुम्हें इसका सर दिखेगा, कभी हाथ दिखेंगे, कभी पैर दिखेगा। इसका मतलब इमेज तो पूरी बन रही है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, वो बात अलग है। तो कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो, यदि एक मिरर के सामने रखी और मिरर बहुत छोटा है तो उसकी इमेज जो है वो पूरी बनती है। जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज पूरी बनती है, लेकिन उसको देख नहीं पाएंगे पूरा क्योंकि वो साइज छोटी है। फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात ये बेटा, ये जो है मिरर की लेंथ जो हमें चाहिए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर, इंडिपेंडेंट है। इट इज independent of distance between mirror and the man। ये भी अच्छी बात है। मतलब इस मिरर को तुम उस आदमी से कितनी भी डिस्टेंस पे रखो, उससे इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला। देखो एक्स पे कहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा आंसर। कई बार देखो हमारी एक बेसिक सी हैबिट क्या होती है कि एक छोटा मिरर है जिसमें हम अपने फेस को मान लो कंप्लीटली नहीं देख पा रहे, ऐसे दीवार पे टंगा हुआ है, हम कंप्लीटली अपने फेस को नहीं देख पा रहे हैं, हमें कंघी करनी है, कुछ भी अपने फेस को देखना है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली उस मिरर से दूर जा करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम फिजिक्स नहीं जानते उस टाइम पे। यदि ऐसे मिरर सामने वर्टिकली रखा हुआ है, तुम चाहे नजदीक से देखो फेस को, चाहे कितना ही उस मिरर से दूर जाके देखो, चाहे कितना ही दूर चले जाओ, जितनी लेंथ तुम पहले देख पा रहे हो उतनी ही लेंथ तुम बाद में देख पाओगे। ऐसा नहीं होता कि तुम यहां नजदीक थे तो मान लो इतना फेस देख पा रहे थे और दूर जाके तुमने कंप्लीट फेस देख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां हमने देखो उसको प्रूव भी कर दिया है। और विश्वास नहीं है तो घर पे ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहना कि दूर जाने पे हमारा पूरा चेहरा दिख जाएगा। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो ये एक रूम है, ये लेंथ भी एल है, ये लेंथ भी एल है, इस वाली दीवार के पूरे पे मिरर लगा हुआ है। यहां ऐसे समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये एक आदमी है, यहां उसका बच्चा है, उसका है किसी का भी, मेरे को क्या, बच्चा है, यहां मिरर लगा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ये एल है, ये सपोज मैं कहूं डी है, और ये डिस्टेंस जो है 3D है। ठीक है, तो पूछा है फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड to see the complete image of the man by the boy। ये बॉय है, ये मैन है, ये इसकी कंप्लीट इमेज को देखना चाहता है, तो कितनी लेंथ के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी ये बताना है।
हाँ, ये दे रखा है कि इसकी हाइट जो है वो h है, बॉय की हाइट दे नहीं रखी। तो देखो हम क्या करेंगे, उसकी इमेज को दिखाना है, पहले उसकी इमेज ही बना लो। यहां से 3D इधर बन जाएगी, यहां ये बना दी 3D डिस्टेंस। दिखा दो इस बच्चे को, सर दिखा दो, घूम गया थोड़ा ना, पैर दिखा दो, ये आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये L है, क्या है L, और ये कितनी हाइट की बनेगी, h हाइट की। पहले इमेज बना लो, फिर इसको दिखा दो। ये D है, ये 3D है, टोटल डिस्टेंस 4D हो जाएगी। ये एंगल के लिए tan थीटा लगाऊंगा, मैं कहूंगा सामने की लेंथ L अपॉन ये हाइट D विल बी इक्वल टू ये लेंथ h और ये हाइट 4D, तो L विल बी इक्वल टू h/4। मतलब ये बच्चा इस आदमी की पूरी इमेज को h/4 लेंथ के मिरर में भी देख पाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से आंसर देना, बिना सोचे समझे जवाब मत दे देना, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे मोटे और चेंजेस कर सकता है, वो हम सोल्व कर सकते हैं। लिख लो इसको, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। दो मिरर को यूज करके कितनी इमेज बन सकती हैं, कैसे इमेज बनाई जाती हैं, कहां कहां पोजीशन होगी, लेकिन वो सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा।